हाय बच्चा, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज़ उमर हाद। तो अभी तक हम शुरू कर चुके हैं बेटा सीरीज़ फॉर ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी की सीरीज़ में मैं अभी तक आपको पढ़ा चुका हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ मेजर पोर्शंस, जिसमें से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ी, हमने ग्लैंड्स को देखा, हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स को देखा एंड लास्ट क्लास के लिए हमने देखा कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। वो हमारी बॉडी में फूड को, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो या चाहे वो फैट हो, उसको कैसे डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि जो फूड मॉलिक्यूल्स थे, तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोटीन था तो वो अमाइनो एसिड में चेंज हुआ। अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट तो मोस्टली ग्लूकोज में चेंज हुआ, बट ग्लूकोज के अलावा गैलेक्टोज बना, फ्रुक्टोज बना। और अगर हमारे पास लिपिड्स है तो लिपिड्स को हमने बेटा फैटी एसिड्स में चेंज किया, मोनोग्लिसराइड में चेंज किया एंड कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स की भी हमने बात करी थी। ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम समझना चाहते हैं कि जो फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ, तो मतलब डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, अब इस डाइजेस्टेड फूड को हम बॉडी में इंटेस्टाइन से ब्लड तक कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी रिगार्डिंग द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। मतलब जो फूड ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है उसको बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करती है, उसे बॉडी कैसे ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है ना। तो समझाने के लिए हमने क्या किया बेटा, हमने एक डायग्रामेटिक पैटर्न डेवलप यहाँ पे किया ताकि आपको डायग्राम देख के इजीली याद रहे, आपको एनसीईआरटी की लाइंस रटनी ना पड़े। तो हमने क्या किया, हमने एक पार्ट बनाया बेटा जो इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब यहाँ पे आपका क्या आएगा, डाइजेस्टेड फूड आएगा। ठीक है। मोनोसेक्राइड्स आएंगे, अमाइनो एसिड्स आएंगे, फैटी एसिड्स आएंगे, ग्लिसरॉल आएगा, डैश एंड डैश। यहाँ पे आपका बेटा इंटेस्टिनल एपिथेलियम है, मतलब इंटेस्टाइन की बेटा सेल्स है जिनको हम एंटीरोसाइट्स बोलते हैं, जिन पे विल्ले एंड माइक्रोविल्ले पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये सेल्स बनी हुई है एंड फाइनली यहाँ पे बना हुआ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कि हम ये फूड ब्लड के अंदर फाइनली कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं बेटा फर्स्ट मॉलिक्यूल से और समझ लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी कैसे करती है। हमें ऑलरेडी पता है कि जब हम बॉडी के अंदर बेटा कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हम मोस्टली स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं। तो जैसे स्टार्च हमारे माउथ में आया था, हमने उसको ब्रेक किया माल्टोस, आइसोमाल्टोस, डेक्स्ट्रिन में। जब ये स्टार्च बेटा रिमेनिंग 70% स्टार्च हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, तो हमने इसको भी डाइजेस्ट किया आइसोमाल्टोस में, माल्टोस में एंड लिमिडेक्स्ट्रिन में। लेकिन फिर बाद में हमने ये भी देखा कि इंटेस्टाइन के अंदर बेटा फाइनली माल्टोस को तोड़ेगा माल्टेस, आइसोमाल्टोस को तोड़ेगा आइसोमाल्टेस, लिमिट डेक्स्ट्रिन को बेटा डेक्स्ट्रिनेस कन्वर्ट किस में करता है, ग्लूकोज में करता है। ठीक है ना। तो मतलब एक चीज़ ये है कि कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का एक मेन प्रोडक्ट जो है बेटा, एक कॉमन प्रोडक्ट जो बॉडी में बनता है, वो कॉमन प्रोडक्ट क्या होता है, वो कॉमन प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है। बट हमें ये भी पता है बेटा कि ग्लूकोज के अलावा जो हमारा और बॉडी में कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है, ठीक है ना, एक्सेप्ट ग्लूकोज, वो क्या होता है बेटा, वो फ्रुक्टोस हो सकता है, बिकॉज हम फ्रुक्टोस को भी डायरेक्टली ले सकते हैं बॉडी में बेटा, फ्रुक्टोस हो सकता है। ठीक है ना। तो अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज है या आपकी बॉडी में फ्रुक्टोस है, इंपॉर्टेंट है, सुन लेना ध्यान से। ठीक है ना। या इसके अलावा बेटा अगर मैं यहाँ पे और एक चीज़ भी ऐड कर दूँ, या अमाइनो एसिड्स, तो मैं ए शॉर्ट में लिख देता हूँ, अमाइनो एसिड्स है। ठीक है। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने बॉडी में प्रोटीन खाया था, तो प्रोटीन को बेटा आपके स्टोमक ने और आपके इंटेस्टाइनल और पेनिक्रेटिक जूस ने कन्वर्ट किस में कर दिया, इसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बन जाती है, ठीक है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम में बनती है, तो इन सारी चीज़ों को बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें इनको ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे, वी हैव टू ट्रांसफ़र दी सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड। बेटा हमें इधर से निकाल के इनको कहाँ पे पहुँचाना है, इनको ब्लड में पहुँचाना है। ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। तो मान लीजिए ये हमारी चीज़ें हैं बेटा जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमें इन्हें कहाँ पे भेजना है, हमें इन्हें ब्लड में भेजना है। तो ब्लड में भेजने के लिए हम क्या करते हैं बच्चा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, हम इस ग्लूकोज को, इस फ्रुक्टोज को और इस अमाइनो एसिड को बेटा क्या करते हैं, एक कैरियर प्रोटीन की मदद से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चा, एक कैरियर प्रोटीन है, तो हम इनको ट्रांसपोर्ट करा देते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ कैरियर प्रोटीन, जो किस पे लगा रहता है, जो इंटेस्टाइनल वॉल की एपिथेलियल सेल पे लगा रहता है। जिस कैरियर प्रोटीन को काम क्या है बेटा, इस कैरियर प्रोटीन को बनाया ही गया है, इसका फॉर्मेशन ही हुआ है बेटा, किसके लिए, टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज, टू ट्रांसपोर्ट फ्रुक्टोज एंड टू ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड। तो मतलब ये प्रोटीन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना,
इस प्रोटीन का काम ही होता है बेटा ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराना, फ्रुक्टोज को ट्रांसपोर्ट कराना या अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट कराना। आल्दो ये अलग अलग होंगे बट मैंने एक से रिप्रेजेंट किया। ग्लूकोज के लिए अलग होगा, फ्रुक्टोज के लिए अलग होगा एंड अमाइनो एसिड के लिए अलग होगा, बट काम सेम है, इसलिए हमने एक सिंगल प्रोटीन यहाँ पे बनाया। ठीक है, सो मतलब हम ग्लूकोज को, फ्रुक्टोज को एंड गैलेक्टोज को एंड अमाइनो एसिड को बेटा कैसे ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ ए मेम्ब्रेन प्रोटीन। जिस मेम्ब्रेन प्रोटीन का नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है कैरियर प्रोटीन बेटा। तो मतलब ये कैरियर प्रोटीन बनाया ही गया है। ठीक है, इसका एवोल्यूशन ही बेटा, इसका फॉर्मेशन ही हुआ है किसके लिए, इन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए बच्चा। लेकिन जब ये कैरियर प्रोटीन बेटा इन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कराएगा, मतलब इंटेस्टाइन से निकाल के बेटा एपिथेलियल सेल के अंदर लाएगा, तो एपिथेलियल सेल में लाने के लिए ये इनका कोई भी एनर्जी या एटीपी यूज़ नहीं करता है बेटा। मतलब ये ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है ना, ये हो रहा है विथआउट द यूज़ ऑफ एटीपी बेटा, विथआउट एटीपी। मतलब एनर्जी का यूज़ इस ट्रांसपोर्ट में नहीं हो रहा है। मतलब ये आप मान लीजिए आप फ्री डिलीवरी दे रहे हैं बेटा, तो आपने इसको पकड़ा कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से। अब इसको डिलीवर कहाँ पे कर रहे हैं बेटा, आप एपिथेलियल सेल में डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन डिलीवरी के लिए आप कोई चार्ज नहीं लगा रहे, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी मिल रही है बेटा। कोई एनर्जी, कोई एटीपी का यूज़ नहीं हो रहा है, समझ आया। और फाइनली बेटा जब ये मॉलिक्यूल विथआउट यूजिंग एनी एनर्जी इस कैरियर प्रोटीन की मदद से आएंगे, तो ये कहाँ पे आएंगे बेटा, ये आएंगे आपके एपिथेलियल सेल में। ग्लूकोज आएगा, फ्रुक्टोज आएगा एंड अमाइनो एसिड आएगा। तो ये पहुँच गए कहाँ पे, ये पहुँच गए आपकी एपिथेलियल सेल के अंदर। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे एक मॉलिक्यूल को आप ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम ल्यूमेन टू द एपिथेलियल सेल्स बेटा, बट आप यूज़ कर रहे हैं एक कैरियर प्रोटीन को। मतलब ये कैरियर प्रोटीन क्या कर रहा है, ये मदद कर रहा है बेटा। ठीक है, किसको मदद कर रहा है, इन तीन मॉलिक्यूल्स को कहाँ पहुँचने में, इनसाइड द एपिथेलियल सेल पहुँचने में। तो मदद को हम फैसिलिटेट भी बोलते हैं बेटा। सो सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बेटा, इसको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट किस किस का होता है। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज का हो सकता है, फ्रुक्टोज का हो सकता है और अमाइनो एसिड का हो सकता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप एक मॉलिक्यूल को बेटा मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करा रहे हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू बेटा उसका ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, बट मेम्ब्रेन के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट कराने में मदद कौन कर रहा है बेटा, एक प्रोटीन मदद कर रहा है जिसको हम कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। लेकिन ये कैरियर प्रोटीन जब इसे मदद कर रहा है ना ट्रांसपोर्ट होने में, तो ये कैरियर प्रोटीन बेटा कोई भी एनर्जी का यूज़ यहाँ पे नहीं कर रहा है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट करा रहा है बच्चा। सो सच काइंड ऑफ डिफ्यूजन और सच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो मेम्ब्रेन के थ्रू हो, बट उसमें कोई एनर्जी यूज़ ना हो बेटा, लेकिन किसी प्रोटीन की मदद मिले, किसी प्रोटीन का सपोर्ट मिले बेटा ये ट्रांसपोर्ट कराने में, तो सपोर्ट को हम फैसिलिटेशन बोलते हैं ना। तो हमने सपोर्ट किया, हमने फैसिलिटेट किया, हमने मदद किया। किस में मदद किया बेटा, इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। सो सच टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या इसको हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सो दैट मीन्स आपके इंटेस्टाइन से ये चीज़ें निकल के इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर आती है या एंटीरोसाइट सेल्स के अंदर आती है, बट किसकी मदद से बेटा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की मदद से। आपको कोई एनर्जी नहीं देना पड़ता, समझ आया। अब एक बार ये चीज़ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से कहाँ आई, इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल के अंदर आई, एपिथेलियल सेल के साइटोप्लाज्म में आई। फिर यहाँ से बेटा इन्हें हमें कहाँ भेजना है, यहाँ से हमें भेजना है इनको ब्लड के अंदर। ठीक है ना, ब्लड के अंदर भेजना है। तो ब्लड के अंदर भेजने के लिए सिंपल में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अगर आप इनको इंटेस्टाइन से एपिथेलियल सेल में ला रहे हैं तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और अगर बेटा इनको सेल से ब्लड में डाल रहे हैं तो सिंपल डिफ्यूजन होता है, समझ आया। तो ये पहला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया। अब सेकंड चीज़ हमें देखनी है कि हमारे फूड के अंदर खाली कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के अलावा बहुत सारे आयोन्स भी होते हैं बेटा, मिनरल आयोन्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ आयोन्स लिख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल पोटेशियम है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है। ठीक है, तो ये सब आयन्स अगर आप देखेंगे दे आर ऑल पॉजिटिवली चार्ज आयन्स बेटा, है ना, ये सब पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है। या कुछ आयन्स ऐसे भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल बेटा Cl नेगेटिव हो सकता है, HCO3 नेगेटिव हो सकता है, मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन्स भी देखने को मिल सकते हैं।
तो जब पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन बेटा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं ना, तो ये भी मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। तो मेम्ब्रेन बेटा हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक होता है, तो बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी एंड हाइड्रोफिलिसिटी ये मॉलिक्यूल डायरेक्टली मेम्ब्रेन के बीच में, लिपिड के बीच में पास नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप इन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराना चाहते हैं तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा बेटा, आपको प्रोटीन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना, कैरियर प्रोटीन यूज़ करना पड़ेगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं पॉजिटिव चार्ज आयन्स की बात कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज आयन इधर आया और इसको क्रॉस करने में कौन मदद कर रहा है बेटा, ये कैरियर प्रोटीन मदद कर रहा है। सिमिलरली ये नेगेटिवली चार्ज आयन आया और इसको ट्रांसपोर्ट होने में कौन मदद कर रहा है बेटा, ये कैरियर प्रोटीन मदद कर रहा है। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। सो यहाँ पे याद रखना, एक है पॉजिटिवली चार्ज एंड दूसरा है नेगेटिवली चार्ज। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज आयन्स बेटा कैरियर प्रोटीन की मदद से एंटर करेंगे किसके अंदर, सेल के अंदर बेटा, एपिथेलियल सेल के अंदर, तो यहाँ पहुँचेंगे, मान लो ये सोडियम पहुँच गया, ये पोटेशियम पहुँच गया, ये हाइड्रोजन पहुँच गया, ये क्लोराइड आयन पहुँच गया, या ये बाइकार्बोनेट आयन्स पहुँचे। अब जब ये अंदर पहुँचते हैं ना बच्चा, ठीक है, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन को क्रॉस करके एंटर कर गए। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या याद रखना आपको, कि जो पॉजिटिवली चार्जड आयन्स होते हैं, जब पॉजिटिवली चार्जड आयन्स बेटा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं ना बाय द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो यहाँ पे क्या करता है बेटा, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन एटीपी का यूज़ करता है। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन ने क्या यूज़ किया, एटीपी यूज़ किया बेटा, मतलब एनर्जी का यूज़ किया। कंपेयर करिए, यहाँ पे कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, एनर्जी का यूज़ हो रहा है बच्चा, समझ आया। और ये प्रोटीन बनाई है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैग्नीशियम के लिए। तो मतलब मैं इसको बेटा सोडियम चैनल बोल सकता हूँ, प्रोटॉन चैनल बोल सकता हूँ, पोटेशियम चैनल बोल सकता हूँ, मैग्नीशियम चैनल बोल सकता हूँ, बिकॉज इस प्रोटीन का फॉर्मेशन ही हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट काम करने के, दैट इज़ इन आयन्स को क्रॉस करने के लिए। लेकिन ये प्रोटीन कर क्या रहा है बेटा, ये इस आयन को क्रॉस करने के लिए फ्री में डिलीवरी नहीं दे रहा है, ये एनर्जी का यूज़ कर रहा है बेटा, और एनर्जी की मदद से फिर इन आयन्स को क्या कर रहा है बेटा, पंप कर रहा है इनसाइड द एपिथेलियल सेल। समझ आया। सो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ना बच्चा, जिसमें एनर्जी का यूज़ होता है, जिसमें एटीपी का यूज़ होता है, इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव। तो एक्टिव का मतलब जहाँ पे एनर्जी का यूज़ हो रहा है। लेकिन इस ट्रांसपोर्ट का पूरा नाम जो है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला। अब मैंने इसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों बोला, बिकॉज ये कैरियर प्रोटीन जो है, ये कैरियर प्रोटीन बना ही है किसके लिए बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैग्नीशियम के लिए। ये अलग अलग प्रोटीन्स होंगे, बट मैं यहाँ पे खाली सिंगल एक बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन ही हुआ है किसके लिए बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज आयन्स के लिए, इसलिए हम प्राइमरी वर्ड यूज़ करते हैं। बिकॉज अगर ये प्रोटीन बेटा इनके अलावा किसी और को ट्रांसपोर्ट करता ना, तब मैं वर्ड सेकेंडरी यूज़ करता यहाँ पे। लेकिन बिकॉज ये बनाई है बेटा इनकी फॉर्मेशन के लिए, दैट इज़ वाई वी यूज़ वर्ड प्राइमरी हियर। अब एक्टिव क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ये क्या यूज़ कर रहा है, एटीपी का यूज़ कर रहा है, इसलिए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सो दैट मीन्स आपके इंटेस्टाइन में जब भी पॉजिटिवली चार्जड आयन्स का एब्जॉर्प्शन होगा, वो हमेशा कैसे होगा बेटा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जब हम बेटा नेगेटिवली चार्ज आयन्स की बात करते हैं ना, तो नेगेटिवली चार्ज आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट से, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, कि जब ये मॉलिक्यूल बेटा इस कैरियर प्रोटीन के पास आएगा, यहाँ पे कोई भी एटीपी का यूज़ नहीं होगा। तो विदाउट यूजिंग एटीपी बेटा इन मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, कि जब पॉजिटिव चार्जड आयन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, सो दैट इज़ बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बट जब नेगेटिवली चार्जड आयन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज़ बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो प्लीज़ इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। आप तीसरी चीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं बच्चा, ठीक है। पॉजिटिव चार्जड हो गया, नेगेटिव चार्जड हो गया। एंड इसके अलावा आपने याद रखा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड अमाइनो एसिड बेटा क्या करते हैं, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का मदद लेके मटेरियल्स में या बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम अमाइनो एसिड्स की तरफ, या डाईपेप्टाइड्स या ट्राईपेप्टाइड्स की तरफ। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप ये बॉडी में मान लो अमाइनो एसिड है, ठीक है, या
डाईपेप्टाइड है या ट्राईपेप्टाइड है। डाईपेप्टाइड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अमाइनो एसिड्स, ट्राईपेप्टाइड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 3 अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। तो मान लेते फॉर ए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अमाइनो एसिड बना था, डाईपेप्टाइड बना था या ट्राईपेप्टाइड बना था। तो जब ये मॉलिक्यूल आप एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं बॉडी में, ठीक है ना, तो इनका एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होगा? अगेन बेटा एक प्रोटीन की वजह से होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये प्रोटीन इनको एब्जॉर्ब करा रहा है, ठीक है। लेकिन ये प्रोटीन इनको एब्जॉर्ब कराएगा बेटा अगेन किसकी मदद से? ATP की मदद से बेटा, ठीक है। तो ये यूज़ करेगा ATP को, कन्वर्ट करेगा उसको ADP में बेटा। तो क्या बोलेंगे इसको? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। तो मतलब इसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स कि अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे हो सकता है। अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है कहीं पे, और कहीं कहीं पे बेटा उसका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? एक्टिव भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट याद है, अमाइनो एसिड्स कैन बी एब्जॉर्ब्ड ईदर बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। तो इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, इनका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी होता है, और कुछ चीज़ें हम और थोड़ी बाद में ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा आपका अमाइनो एसिड वाला पोर्शन, ठीक है। फ्रुक्टोज भी हो गया, ग्लूकोज। अच्छा, और एक चीज़ याद रखें, कभी कभी क्या होता है कभी कभी क्या होता है बच्चा कि आपकी बॉडी के अंदर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, तो आपने सोडियम को एब्जॉर्ब करा, ठीक है। मैंने अभी बोला बेटा सोडियम का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है बेटा, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज आयन है ना, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपने इस चैनल का यूज़ किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चैनल यूज़ हो रहा है इधर। तो सोडियम क्या करेगा? इस चैनल पे ऐसे बाइंड करेगा, तो ये सोडियम कर गया चैनल पे बाइंड, ठीक है। अब ये चैनल क्या मांगेगी सोडियम से बेटा? ATP मांगेगी। तो ये हमने दे दिया ATP, ये कन्वर्ट हो गया बेटा ADP में, और सोडियम कहाँ पहुँच जाएगा? सोडियम पहुँच जाएगा इनसाइड द एपिथेलियल सेल। तो ये पहुँच गया सोडियम इनसाइड द एपिथेलियल सेल, ये आया सोडियम इनसाइड द एपिथेलियल सेल, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जब सोडियम चैनल सोडियम को ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है बेटा, सो दैट मीन्स ये चैनल किसके लिए बना है? ये सोडियम के ट्रांसपोर्ट के लिए बना है। सो इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम। लेकिन होता क्या बच्चा कि जिस टाइम पे सोडियम ट्रांसपोर्ट हो रहा था, सेम उसी टाइम पे बेटा सोडियम के साथ ग्लूकोज, ग्लैक्टोज या अमाइनो एसिड, इसको समझ लेना थोड़ा, इसके थोड़ा दिमाग लगा देना मैं क्या बता रहा हूँ। हमने यहाँ पे एक चैनल प्रोटीन की बात करी, जिस चैनल प्रोटीन का मकसद क्या है, जिसको बनाया किसके लिए गया बेटा? सोडियम के ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया। मतलब इस सोडियम को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कौन रखा गया? ये प्रोटीन रखा गया। तो सोडियम बेटा इस प्रोटीन की एक्टिव साइड पे बाइंड करता है, और ये प्रोटीन बेटा उससे ATP का मदद लेता है, और सोडियम को क्या कराता है? ट्रांसपोर्ट कराता है ल्यूमेन में, सॉरी ट्रांसपोर्ट कराता है इंटेस्टाइनल सेल के साइटोप्लाज्म में। लेकिन जिस टाइम पे ये प्रोटीन सोडियम को ले जा रहा था ना, तो इस प्रोटीन के पास और एक एक्टिव साइट होती है। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे और एक एक्टिव साइट है। अगर इस एक्टिव साइट पे सोडियम बाइंड करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सोडियम ही जा सकता है। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है बेटा कि इस सोडियम की एक्टिव साइट पे, मतलब ये जो यहाँ पे एक्टिव साइट है प्रोटीन की, सोडियम के बदले यहाँ पे ग्लूकोज बाइंड कर सकता है, या यहाँ पे ग्लैक्टोज बाइंड कर सकता है, या यहाँ पे अमाइनो एसिड बाइंड कर सकता है। ऑल्दो ये साइड बेटा ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड अमाइनो एसिड के लिए नहीं है, ये किसके लिए बेटा? ये सोडियम के लिए। सो दैट मीन्स ये प्रोटीन बनाया किसके लिए गया? सोडियम के लिए बनाया गया। बट जब सोडियम ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वो अपने साथ बेटा किसे ले जा सकता है? ग्लूकोज को, ग्लैक्टोज को, अमाइनो एसिड को। दैट मीन्स बिसाइड्स हैविंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम, ये प्रोटीन क्या कर सकता है बेटा? विदाउट सोडियम ये ग्लूकोज, ग्लैक्टोज या अमाइनो एसिड को भी आपस में क्या करा सकता है? ट्रांसपोर्ट करा सकता है। समझ आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? सो मीन्स बेटा यहाँ पे ग्लूकोज भी हो सकता है, ग्लैक्टोज भी हो सकता है, अमाइनो एसिड भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, वो किसकी मदद से हो रहा है? ATP की मदद से। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट बेटा ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड अमाइनो एसिड का नहीं था, ये किसका था बेटा? सोडियम का था। लेकिन फ्री में कौन चले गए साथ में बेटा? ग्लूकोज भी चला गया, ग्लैक्टोज भी चला गया एंड अमाइनो एसिड भी चला गया, ठीक है। तो है तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन दिस काइंड ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो समझ लीजिए इसको अगेन दोबारा से। सो मतलब इस सेक्शन में हो क्या रहा है? सोडियम का तो हो रहा है बेटा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिकॉज सोडियम के लिए तो ये चैनल बनाई है ना, तो सोडियम का क्या हो रहा है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
बट सोडियम के साथ साथ बेटा और एक मॉलिक्यूल पे एंटर कर रहा है जिसके लिए ये चैनल नहीं बना था, बट बाय लक बेटा वो इधर मूव कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ दिस चैनल। तो इसलिए ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड अमीनो एसिड के लिए ये प्राइमरी नहीं है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड अमीनो एसिड के लिए क्या है बेटा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देखें ना तो ग्लूकोज बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा, ठीक है ना। एंड ग्लूकोज बेटा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी मूव हो सकता है या एब्जॉर्ब हो सकता है। तो याद रखें ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन बेटा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। समझ आ गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल जिसकी हम बात करें वो वाटर है बेटा, ठीक है ना, वाटर। तो वाटर के बारे में तो आप सभी को पता है। तो वाटर बेटा मेम्ब्रेन में आएगा ऐसे एंड डायरेक्टली मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करेगा, क्रॉस करेगा बेटा, ठीक है ना। और कैसे क्रॉस करेगा, बाय ऑस्मोसिस। तो वाटर का मूवमेंट कैसे होता है बेटा, ऑस्मोसिस से होता है। समझ आया। तो आपने याद रखा कि प्रोटीन कैसे एब्जॉर्ब होता है, अमीनो एसिड कैसे एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज कैसे एब्जॉर्ब होता है एंड वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है। अब अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड लिख देते हैं यहाँ पे बेटा। तो लिपिड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फॉर ये लिपिड है इधर। लिपिड का आप कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स या फैट सॉल्युबल विटामिन, कोई भी फॉर्म आप ले लीजिए। तो जब भी ये एब्जॉर्ब होते हैं ना बच्चा, इनका एब्जॉर्प्शन हमेशा सिंपल डिफ्यूजन से होता है। तो मतलब ये शॉर्ट में क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन करते हैं, बिकॉज लिपिड हाइड्रोफोबिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक आराम से क्या करते हैं बेटा, क्रॉस करते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता है। समझ आया यहाँ तक। तो ये सारा मटेरियल हम कहाँ पहुँचा चुके हैं, ये हम पहुँचा चुके हैं एपिथेलियल सेल में। अब एपिथेलियल सेल से ये सारा मटेरियल हमें कहाँ भेजना है, हमें इसको भेजना है बेटा इनसाइड द ब्लड बेटा। तो ये ब्लड में भेजना है हमें, ठीक है। तो ब्लड में भेजने के लिए जब भी आप आयॉन्स को बेटा ब्लड में भेजते हैं ना, तो आयॉन्स को ब्लड में भेजने के लिए हमें करना पड़ता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जब आयॉन्स एंटर करेंगे सो दे आर गोइंग टू एंटर बाय द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा। तो मतलब यहाँ पे एटीपी यूज़ होगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे ब्लड में। ब्लड के अंदर बेटा जब आप भेजेंगे फैट्स को, जब आप भेजेंगे अमीनो एसिड्स को, जब आप भेजेंगे बेटा डाईपेप्टाइड्स, ट्राईपेप्टाइड्स को, तो उन सब का डिफ्यूजन, उन सब का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, डिफ्यूजन से होता है। मैं शॉर्ट में डिफ्यूजन लिख देता हूँ, डिफ्यूजन होता है बेटा, ठीक है। तो फाइनली ये पूरा सेक्शन जो है बेटा ये क्या करेगा, फूड को, जो इंपॉर्टेंट फूड मॉलिक्यूल्स थे उनको यहाँ से इकट्ठा करेगा, उनको बेटा इंटेस्टाइन की सेल्स में पहुंचाएगा एंड फ्रॉम इंटेस्टाइनल सेल्स बेटा ये सारा मटेरियल कहाँ पे एंटर करेगा, ये आपके ब्लड के अंदर एंटर करेगा एंड फ्रॉम ब्लड फिर उसको बॉडी में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। समझ आया। तो इसको आप इधर भी देख सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ आ सकता है आपको। तो ये डाइजेशन हुआ बेटा, माल्टोस कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे बेटा इंटेस्टाइनल सेल में, इंटेस्टाइनल सेल से ब्लड में जाएगा। वैसे बेटा फ्रुक्टोस आप देख सकते हैं, प्रोटीन के थ्रू मदद मिल जाए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है, सेल से अंदर आएगा तो फिर जाएगा ब्लड में। सिमिलरली सोडियम, ग्लूकोज, सोडियम, गैलेक्टोज, तो ये क्या करते हैं बेटा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं और कहाँ पे पहुँच जाते हैं, इनसाइड द ब्लड पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप इस चीज़ को बेटा सिंपलीफाई करके याद रखना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मान लो फॉर जो मैं सबसे पहले बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट बेटा, तो इधर लिख देते हैं एक एक करके। तो हमने पढ़ा ग्लूकोज, ठीक है, हमने पढ़ा गैलेक्टोज, और हमने पढ़ा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज बेटा, ठीक है ना। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें, तो ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का हो सकता है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो इधर लिख देता हूँ सिंपल करके। तो ग्लूकोज का हो सकता है बेटा सबसे पहले सिंपल
डिफ्यूजन हो सकता है, या पैसिव ट्रांसपोर्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, ग्लूकोज का हो सकता है, या इसके अलावा बेटा ग्लूकोज का हो सकता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। इसका हो सकता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट में टी लिख देता हूँ मैं, या ग्लूकोज का क्या हो सकता है बेटा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हो सकता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब ग्लूकोज के लिए हो गया। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इसलिए अच्छे से याद रख लेना। ग्लैक्टोज की बात करें तो ग्लैक्टोज में क्या होता है, तो ये ग्लैक्टोज आ गया बेटा। तो ग्लैक्टोज के अंदर क्या होता है, इसमें होता है बेटा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, ओनली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, खाली इसमें बेटा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसमें होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के, इनको अच्छे से समझना और याद भी रखना है। फ्रुक्टोज की बात करें बेटा, तो फ्रुक्टोज में क्या होता है, इसमें होता है खाली फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, इसमें खाली होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन अब इसमें नहीं रहना चाहिए, और एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन भी होता है, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी होता है। ग्लैक्टोज की बात करें तो खाली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। फ्रुक्टोज की बात करें तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें, दैट इज़ फॉर अमाइनो एसिड्स, अमाइनो ऐसे करते हैं। सेकेंड हमारे प्रोटीन्स है बेटा, ठीक है। तो प्रोटीन में सबसे पहले आएगा अमाइनो एसिड बेटा, अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। तो अमाइनो एसिड का क्या होता है, तो अमाइनो एसिड में होता है बेटा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा होता है बेटा अमाइनो एसिड्स में, इधर ऐड कर देता हूँ मैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा सिंपल डिफ्यूजन भी होता है, ठीक है ना। बिकॉज अमाइनो एसिड अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, तो इस वजह से बेटा इनके ट्रांसपोर्ट के तरीके भी क्या है, अलग अलग है बेटा। तो ये आप याद रखेंगे अमाइनो एसिड्स के लिए, ठीक है, अमाइनो एसिड्स के लिए। अब यहाँ पे डाईपेप्टाइड्स की बात करें या ट्राईपेप्टाइड्स की बात करें, डाईपेप्टाइड्स एंड ट्राईपेप्टाइड्स की बात करें तो उनका होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आयॉन्स की। तो आयॉन्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं बच्चा
कि आयन अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है, उसके बेसिस पे ट्रांसपोर्ट अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स का क्या होता है, उनका होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एंड नेगेटिव चार्ज आयन्स का क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। उनका होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और बाकी वाटर के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, एंड लिपिड के बारे में, तो वाटर होता है ऑस्मोसिस, लिपिड होता है सिंपल डिफ्यूजन बेटा। सो दिस इज हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स ऑकर इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एंटीरियर साइड में कैसे जाते हैं, और एंटीरियर साइड से फिर वो आगे बेटा आपकी ब्लड के अंदर कैसे पहुंचते हैं। ठीक है ना, तो आई होप ये आपको समझ आ गया बच्चा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ हमें पढ़नी है बेटा, दैट इज़ हमें पढ़ना है कि फूड का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। तो बिकॉज ये क्वेश्चन कॉमन एग्जाम में पूछा जाता है, तो एडिंग लगा लेता हूँ मैं इधर, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि फूड ऑक्सीडाइज होने के बाद या फूड का रेस्पिरेशन होने के बाद कितना एनर्जी वहाँ से मिलता है। ठीक है ना, तो हमें ऑलरेडी पता है फूड 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है फैट, ठीक है ना, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, एंड तीसरा होता है प्रोटीन। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि फैट में कितनी एनर्जी निकलती है, कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी निकलती है, एंड प्रोटीन में कितनी एनर्जी निकलती है। तो ये एनर्जी पता करने को ही हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब किसके अंदर कितनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी निकल सकती है, दैट इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू जब हम निकालते हैं तो हमें 2 तरीके के कैलोरीफिक वैल्यूज़ मिलते हैं बेटा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का, कैलोरीफिक वैल्यूज़ 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल वैल्यू, फिजियोलॉजिकल वैल्यू का मतलब होता है बच्चा कि कैलोरीफिक वैल्यू सेल के अंदर कितना होगा। ठीक है ना, लिविंग सिस्टम के अंदर सेल्स के अंदर कितना कैलोरीफिक वैल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू बेटा। ठीक है, एंड दूसरा होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब या लैब के अंदर, मान लो आपने एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को सेल के अंदर रेस्पायर कराया, सेल के अंदर बेटा उसका ऑक्सीडेशन कराया, तो सेल के अंदर उसका एनर्जी वैल्यू कितना होता है। सो इनसाइड द सेल वाले को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी का बाद में लैब के अंदर टेस्ट करते हो, लैब के अंदर देखते हैं बेटा कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, सो लैब के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो सही है। तो याद रखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू 2 टाइप्स का होता है, एक सेल के अंदर और एक सेल के बाहर। जो सेल के अंदर है बेटा, अगर मैं इधर आपकी याददाश्त के लिए लिख दूं, तो यह है इनसाइड सेल, इनसाइड सेल बेटा। ठीक है ना, और ये है इनसाइड टेस्ट ट्यूब, या इनसाइड लैब में लिख देता हूँ शॉर्ट, ये इनसाइड लैब। ठीक है ना, तो सेम इधर भी होगा बेटा, इनसाइड सेल इनसाइड लैब, इनसाइड सेल इनसाइड लैब। तो यहाँ पे और एक ऐड कर देते हैं, चलिए तो देख लेते हैं। तो अगर हम फैट की बात करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्लीज़ एग्ज़ाम के लिए, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। तो अगर हम फैट्स की बात करें, तो फैट का जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू होता है, मतलब सेल के अंदर बेटा फैट कितनी एनर्जी देता है, तो याद रखेंगे देता है 9.0 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम। ठीक है, मतलब पर ग्राम फैट को अगर आप बेटा बॉडी में डाइजेस्ट कराते हैं, बॉडी में बेटा इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं,
तो पर ग्राम फैट से आपको कितना फिजियोलॉजिकल वैल्यू एनर्जी का मिलता है, 9.0। देखिए इसी फैट को बेटा अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइजेस्ट करवाते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीडाइज कराते हैं, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा इसका ऑक्सीडेशन का वैल्यू कितना होता है, 9.45 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम बेटा। तो हम पर ग्राम के हिसाब से ले रहे हैं, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो आपको वैल्यू याद रखना है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे ग्रॉस वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, फिजियोलॉजिकल वैल्यू के कंपैरिजन में, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू कार्बोहाइड्रेट फैट का कितना होता है, 9.0 पर ग्राम बेटा, एंड ग्रॉस वैल्यू कितना होता है, 9.45 पर ग्राम। वैसे ही अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर बेटा जो आपको फिजियोलॉजिकल वैल्यू मिलता है वो मिलता है 4.0 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम, एंड ऑफ कोर्स ग्रॉस तो इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, तो ग्रॉस कितना होता है बेटा, 4.10 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम बेटा, पर ग्राम। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हो गया। प्रोटीन का अगर देखें तो प्रोटीन के अंदर आपको मिलेगा 4.0 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम, है ना। और ग्रॉस कितना मिलता है बेटा प्रोटीन में, 5.65 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम। तो आपको ग्रॉस वैल्यू भी पता होना चाहिए और कैलोरीफिक और फिजियोलॉजिकल वैल्यू भी पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है दैट इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बेटा, मतलब हमारे एलिमेंट्री कैनाल में किस किस तरीके की बीमारियाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो बीमारी का सबसे पहले हम ले लेते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस के बारे में जो आपको फर्स्ट चीज़ याद रखनी है बेटा, वो याद रखना है कि जॉन्डिस कैसे होता है। तो जॉन्डिस होता है बेटा हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है। सो ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड हमारी बॉडी में क्या होता है, जॉन्डिस होता है, ठीक है। तो जॉन्डिस क्या है बेटा, एक कंडीशन है, कंडीशन कॉज्ड ड्यू टू increased bilirubin level in blood, बिलिरुबिन लेवल इन ब्लड, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर बेटा जो नॉर्मल लेवल होता है बिलिरुबिन का, ठीक है, नॉर्मल लेवल जो होता है, नॉर्मल लेवल जो बिलिरुबिन का होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर बेटा ये लेवल, ठीक है ना, ज़्यादा हो गया, अबाउट 2 to 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया, मतलब ये बढ़ गया, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होती है, जॉन्डिस होती है। तो दिस कंडीशन लीड्स टू जॉन्डिस। तो नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 1 mg पर डेसीलीटर, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो गया बेटा तो उससे ज़्यादा होने का मतलब पर्सन को क्या हुआ है, जॉन्डिस हुआ है। जॉन्डिस के अगर आप कॉमन सिम्टम्स देखेंगे तो इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा, तो स्किन येलो होते हैं। सिम्टम्स अगर देखें तो पहला सिम्टम है बेटा येलोइंग ऑफ स्किन, इसको हम पीलिया भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा येलोइंग ऑफ वाइट पार्ट ऑफ आइज, येलोइंग ऑफ आई वाइट में शॉर्ट लिख देता हूँ, आई वाइट, आँखों का जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है उसमें बेटा येलोविशनेस नज़र आती है। एंड नेक्स्ट सिम्टम जो होता है बेटा वो होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ मतलब पर्सन को भूख नहीं लगेगी बेटा, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। लास्ट पॉइंट याद रखेंगे कि जॉन्डिस जो होता है बेटा, जॉन्डिस को हम और एक नाम भी देते हैं, जॉन्डिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्टेरस, also known as icterus।
इसको हम क्या बोलते हैं, इक्टीरियस भी बोलते हैं, ठीक है। अब जॉन्डिस के अंदर जो ऑर्गन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है ना, वो कौन होता है बेटा, वो लिवर होता है, ठीक है। लिवर इज अफेक्टेड। लिवर इज अफेक्टेड बेटा, ठीक है। अब ये होता कैसे, अगर आप इसको थोड़ा बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं तो होता है कि एक्चुअल में बेटा हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है। और स्प्लीन मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि स्प्लीन के अंदर क्या किया जाता है, हमारी बॉडी की जो आरबीसीज होती है ना, उनको डाइजेस्ट किया जाता है। मतलब आरबीसी का जब लाइफ स्पैन खत्म होगा तो आरबीसी को कहाँ पे तोड़ा जाता है बेटा, स्प्लीन में तोड़ा जाता है। जब आरबीसी टूटती है तो आरबीसी का मेम्ब्रेन तो ख़त्म हो जाएगा, एंड साथ में उसके अंदर से क्या निकलता है बेटा, हीमोग्लोबिन निकलता है। देखा आरबीसी किससे बनी है बेटा, मेम्ब्रेन से बनी है एंड हीमोग्लोबिन से बनी है। तो जब आप आरबीसी को तोड़ोगे तो मेम्ब्रेन अलग हो जाएगा और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हीमोग्लोबिन जो अलग यहाँ पे हुआ बेटा, हीमोग्लोबिन जो यहाँ पे सेपरेट हुआ, ये हीमोग्लोबिन जो है ये ब्लड में आता है, ठीक है। और ब्लड में आते आते ये तोड़ दिया जाता है बेटा दो मॉलिक्यूल्स में। मतलब इसका ब्रेकडाउन होता है दो मॉलिक्यूल्स में। वन इज कॉल्ड एज ग्लोबुलिन, जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, एंड अनदर इज कॉल्ड एज हीम बेटा, ठीक है ना। तो आपने आरबीसी को तोड़ा, वहाँ से मेम्ब्रेन अलग हो गया और हीमोग्लोबिन अलग हो गया। हीमोग्लोबिन को आपने स्प्लीन में तोड़ा तो वो कन्वर्ट हुआ ग्लोबिन में एंड हीम में। अब ग्लोबिन प्रोटीन एंड हीम प्रोटीन कहाँ पहुँचते हैं बेटा, ये लिवर में पहुँचते हैं, ठीक है ना। तो लिवर के अंदर लिवर क्या करता है, ग्लोबिन को स्टोर करता है, ग्लोबिन प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। एंड हीम को यूज़ किया जाता है बेटा बाइल पिगमेंट फॉर्मेशन। तो हीम से क्या बनता है, बाइल पिगमेंट बनता है, हीम से बाइल पिगमेंट बनता है। अब ये बाइल पिगमेंट क्या करेगा बेटा, ये राइट हेपेटिक डक्ट या लेफ्ट या शॉर्ट में मैं लिख दूँ कॉमन हेपेटिक डक्ट में आया, कॉमन हेपेटिक डक्ट से बेटा ये कॉमन बाइल डक्ट में आया, कॉमन बाइल डक्ट से बेटा ये हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट में आया, और वहाँ से बेटा ड्यूडेनम में आया, ठीक है ना। और ड्यूडेनम से चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन से फीकल मैटर से बाहर आएगा। और ये मैंने कल भी बोला था, फीकल मैटर का कलर भी इसी की वजह से येलो हो जाता है, तो ये बाहर हो जाता है। ये इसका नॉर्मल तरीका है। लेकिन इमेजिन कर लो बेटा कि इनमें से कोई भी डक्ट ब्लॉक हो गया, मान लो सीबीडी ब्लॉक हो गया, मान लीजिए एचबीडी ब्लॉक हो गया, या कोई भी डक्ट ब्लॉक हो गया। जैसे इनमें से कोई डक्ट ब्लॉक हो जाएगा ना, तो बाइल पिगमेंट कहाँ पे जमा होने लगेगा, लिवर में जमा होने लगेगा। तो जब ये लिवर में जमा होगा, अब लिवर इसे कहाँ भेजता है, ब्लड में भेजता है, और ब्लड से पूरी बॉडी में स्टोर होने लगता है। और जब ये स्टोर होने लगेगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी का येलोविश कलर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जॉन्डिस बेटा। अब नेक्स्ट जो डिजीज़ हम पढ़ते हैं दैट इज़ डायरिया। अब डायरिया में बेटा आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि डायरिया किसकी वजह से होता है। तो सबसे पहले तो याद रखें बेटा, ये होता है एक वायरस की वजह से, ठीक है ना। दैट वायरस इज कॉल्ड एज क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है। तो इट मे बी कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ वायरस, या तो वायरस की वजह से होगा या तो बैक्टीरिया की वजह से होगा। जैसे क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया होता है, जैसे साल्मोनेला होता है, साल्मोनेला। या कॉमनली ये किसकी वजह से होता है, विब्रियो कॉलेरा की वजह से होता है, विब्रियो कॉलेरा की वजह से होता है, ठीक है। तो ये इसके कॉजिगेटिव एजेंट है जो ये बीमारी कॉज करवाता है। अब इसमें आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन बेटा, दैट इज़ आपको याद रखना है कि जिस पर्सन के अंदर डायरिया होगा बेटा, उसमें होता है एबनॉर्मल, एनसीईआरटी की लाइन ये, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। मतलब ऐसे पर्सन के अंदर बेटा बार बार क्या लगेगा बेटा, बार बार लगेगा डेफिकेशन की प्रोसेस, मतलब उसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, बिकॉज उसको रिपीटेडली क्या निकल रहा है बॉडी से बेटा, लिक्विड फॉर्म में फीकल मैटर निकल रहा है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में या बहुत पतला फीकल मैटर निकल रहा है, बिकॉज उसकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डायरिया बोलते हैं।
तो ये पहली पॉइंट आपने याद है। दूसरा याद रखना है इसमें बेटा, इसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज होता है। मतलब जो फीकल मैटर पास हो रहा है वो एकदम लिक्विड फॉर्म में पास हो रहा है बच्चा, ठीक है ना। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायरिया। तो ये डायरिया के बारे में आप याद रखेंगे बच्चा, ये डायरिया के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बीमारी इसके उल्टा है। नेक्स्ट बीमारी इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन बेटा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, अब कॉन्स्टिपेशन में एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना बच्चा, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, फीकल मैटर जो होता है बेटा, ठीक है ना, फीकल मैटर की वजह से बाउल मूवमेंट जो होती है, बाउल मूवमेंट ऑकर इरेगुलरली। तो ऐसी बीमारी जहाँ पे बाउल मूवमेंट बेटा रिपीटेडली हो रहा है वो डायरिया है। जहाँ पे बाउल मूवमेंट बेटा हो ही नहीं रहा है या इरेगुलरली हो रहा है, टाइम से नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे बच्चों, जिन पर्सन्स के अंदर प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब ज़्यादा देर तक कॉन्स्टिपेशन रहेगा, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन, उनके अंदर क्या होता है बेटा, बाद में लीड्स टू हेमोरॉइड्स। उनमें क्या होता है बेटा, फिर बाद में पाइल्स का बीमारी होता है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसको हम शॉर्ट में हेमोरॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ख़त्म बच्चा। नेक्स्ट आप वोमिटिंग भी याद रख सकते हो। वोमिटिंग का मतलब होता है बेटा कि जो फूड अनडाइजेस्टेड है, जो आपके स्टोमक में था, वो मुंह से बाहर आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज वोमिटिंग। एंड इंडाइजेशन भी लिखा हुआ बुक में, तो इंडाइजेशन का मतलब फूड पचता नहीं है, बिकॉज आपकी बॉडी में एंजाइम कम है, फूड पॉइजनिंग हुआ या आपने ज़्यादा स्पाइसी खाना खाया है, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी होती है, ठीक है। अब हम और एक बीमारी पढ़ने वाले हैं बेटा, जो एग्ज़ाम में बहुत कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ बेटा कॉमनली कॉल्ड एज PEM। ठीक है, बीमारी का नाम है PEM बेटा, ठीक है। अब PM का मतलब क्या होता है ये याद रखेंगे। PM मीन्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। मतलब ये बीमारी होती है अगर बच्चे को प्रॉपर वेल बैलेंस्ड खाना नहीं मिलेगा, अच्छा डाइट वाला फूड नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से बीमारी होती है बच्चा, ठीक है। तो ये बीमारी हमको कहाँ कहाँ पे देखने को मिली है बेटा, ये हमको कॉमनली देखने को मिलती है साउथ एशिया में, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है, जैसे साउथ एशिया में, साउथ अमेरिका में, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। अब ये बीमारी कितने टाइप्स की होती है, मैं शॉर्ट में एक टेबल बना लेता हूँ, जिससे आपको भी इजी हो जाएगा याद रखना और हमारे लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये बीमारी जो है, इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिजीज़ कौन, सॉरी, यहाँ पे हम लिखते हैं कैरेक्टर्स बेटा, मतलब बीमारी के कैरेक्टर्स क्या है, ठीक है, सिम्टम विम्टम क्या होते हैं, कब होती है, किस बॉडी के ऑर्गन को इफेक्ट करती है। यहाँ पे हम बीमारी का नाम लिखते हैं। इस बीमारी का नाम है क्वशकर, ये पहली बीमारी होती है, एंड दूसरा मारस्मस। तो सबसे पहला कैरेक्टर लिखते हैं बेटा कॉज, मतलब किसकी वजह से होती है, कॉज। तो अगर हम क्वशकर की बात करें तो ये होती है बेटा बिकॉज ऑफ सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी, ठीक है ना, ये होती है बिकॉज ऑफ
सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी, मतलब बच्चे को प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं मिले ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, ठीक है, सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये तो कवशकर हो गया। अब अगर हम मरस्मस की बात करें तो मरस्मस में क्या होता है बेटा, इसमें होता है साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फूड कैलोरीज। साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फूड कैलोरीज, मतलब क्या हुआ उसका कि कवशकर के अंदर बेटा खाली किसका डेफिशिएंसी हो रहा है, प्रोटीन का डेफिशिएंसी, मतलब प्रोटीन नहीं मिल रहा, बाकी फैट एंड कार्बोहाइड्रेट शायद उसको अच्छे से मिल रहे हैं। लेकिन मरस्मस के अंदर क्या हो रहा है बेटा कि प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है एज वेल एज बाकी फूड प्रोडक्ट्स या बाकी फूड बायोमोलिक्यूल्स भी प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों का डेफिशिएंसी हो रहा है बच्चा, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा हमारा कॉज फिनिश कर दिया हमने। अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट पीरियड की तरफ, मतलब कब होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है पीरियड लाइफ में कब होता है बेटा। तो अगर हम कवशकर की बात करें तो कवशकर अप्रोक्सीमेटली बेटा लाइफ में होता है ऐसे बच्चों के अंदर जिनकी प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी और उनके डाइट में प्रोटीन नहीं मिलेगा बेटा मोर देन 1 ईयर इन एज, ठीक है, मतलब बिटवीन अगर मैं ले लूँ एवरेज तो 1 to 3 ईयर आप ले सकते हैं। सो 1 to 3 ईयर ऑफ एज के बच्चों में होता है। और जो मरस्मस होता है बेटा वो होता है बिलो 1 ईयर ऑफ एज, बिलो 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो अर्ली होता है मरस्मस, बाद में क्या हो सकता है, कवशकर हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जिन बच्चों के अंदर कवशकर होगा उनके अंदर आपको ग्रोथ कम मिलेगा, स्टैंडर्ड ग्रोथ होगा, ठीक है ना, उनमें एनीमिया देखने को मिलेगा, ब्लड कम होगा, उनमें बल्जिंग आइज होती है, आंखें बाहर निकली हुई होती है बेटा, बल्जिंग आइज, ठीक है। उनकी बेली जो होती है बेटा, पेट होता है बाहर फूला हुआ होता है, प्रोट्रूडेड बेली बाहर की तरफ आ गई होती है, ठीक है ना। उनमें बेटा रिपीटेड डायरिया रहता है, ठीक है। और एट्रोफी ऑफ मसल भी होता है, ये यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मतलब उनकी मसल्स बहुत वीक रहती है। और अगर हम मैरस्मस की बात करें तो इनमें श्रिवल्ड अपीयरेंस होता है, बहुत कमज़ोर होंगे बच्चे बेटा, श्रिवल्ड अपीयरेंस होता है। इनके अंदर रिब्स बेटा प्रोमिनेंट होती है, मतलब रिब्स दिखाई देती है, रिब्स प्रोमिनेंट बेटा, ठीक है। स्किन इनकी ड्राई होती है, स्किन ड्राई एंड रिंकल्ड, ठीक है ना। और इनमें भी आपको क्या मिलेगा, रिपीटेड डायरिया मिलेगा, रिपीटेड डायरिया मिलेगा। सो ये हो गया प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन वाली डिजीज़ बच्चा, ठीक है ना। सो विद दिस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इधर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फिनिश होगा। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा ना वो हम करेंगे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी तक क्या क्या आए हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। और आप भी उसको ट्राई करेंगे बेटा पहले चेक करने में कि आपको आते हैं वो क्वेश्चंस कि नहीं आते हैं। एंड देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, दैट विल बी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा, ठीक है ना। तो टिल देन मेहनत करिए और पढ़ते रहिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते गए बेटा। चलिए खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।